नमस्कार शिक्षक साथियों, नमस्कार प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो में मैं दिलीप पाटीदार सर आपको ओलंपियाड क्वेश्चन बैंक से क्लास 5th के लिए विषय मैथमेटिक्स या जिसे हम गणित भी कहते हैं के इम्पोर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करवा रहा हूं। यह वीडियो आपको ओलंपियाड एग्जाम 2024 और नेशनल अचीवमेंट सर्वे एग्जाम 2024 सहित भविष्य की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने के लिए बहुत ही बेहतर है, के लिए बहुत ही सहायक है। हमने लास्ट पार्ट तक प्रश्न नंबर 113 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज के वीडियो में और ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, तो प्रश्न नंबर 114 से लेकर हम आगे बढ़ते हैं। 114 है, यहां पर पैटर्न का क्वेश्चन दिया गया है 14, 34 और यहाँ पर इक्वल है और 20 और यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है, तो एक तरफ आपको दिया गया है 14 प्लस 1 34 और एक तरफ आपको दिया गया है बराबर के उस तरफ 20 और प्लस इसमें क्या आएगा, यह पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, या तो इन सबको फिट करके आप यहाँ पर देख लीजिए, या फिर इस प्रकार से कर सकते हैं कि 14 और 34 का योग करिए, कितना आएगा 4 और 4 यहाँ पर 8 और 3 और 1 4 48। तो यहाँ पर 20 में क्या जोड़ा जाए कि यहाँ पर 48 आ जाए। तो 20 में आप क्या जोड़ेंगे कि 48 आ जाए। 20 में हम यदि 28 जोड़ेंगे तो 48 योग आ जाएगा, योग आपका 48 आ जाएगा। तो यहाँ पर यह एक आईएमपी क्वेश्चन है, पैटर्न बेस है। और क्वेश्चन नंबर 115 यह भी एक आईएमपी क्वेश्चन है। 115 नंबर के क्वेश्चन को एबीसीडी से बेस बनाकर बनाया गया है। एबीसीडी में ए होता है, फिर बी होता है, फिर सी होता है, फिर डी होता है, ई होता है। इसी प्रकार से यदि आगे चलते जाएं तो हमें लास्ट में डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड ये मिलते हैं। ठीक है, शुरू के 4 ये और शुरू के 4 ये, यही इनमें दिए गए हैं, इसलिए मैंने इन्हें लिख लिया है। अब इसका पैटर्न समझते हैं। ए के साथ में क्या सम्मिलित करा, जेड, मतलब पहले के साथ में सम्मिलित करा है लास्ट का, और सेकंड के साथ में क्या सम्मिलित किया है, उससे पहले का। और सी एक्स मतलब सी के साथ में क्या सम्मिलित किया है, एक्स को। तो नेक्स्ट में क्या आएगा, डी के साथ सम्मिलित होगा आपका डब्ल्यू। तो यह एक पैटर्न टाइप क्वेश्चन है, तो आपका डी ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 116, एक विषम संख्या में एक सम संख्या व एक विषम संख्या जोड़ी जाए तो प्राप्त होने वाली संख्या होगी। तो यहाँ पर यह क्वेश्चन भी थोड़ा सा आईएमपी है। आईएमपी इसलिए है कि आपको सम संख्या और विषम संख्या के बारे में ठीक से पता है या नहीं है। तो हम इसे कंप्लीट करते हैं। एक विषम संख्या में एक सम संख्या और एक फिर विषम संख्या जोड़ी जाए। कुल मिलाकर यहाँ कह रहा है कि एक विषम संख्या है। इस विषम संख्या में आप क्या जोड़ेंगे, एक सम संख्या जोड़ेंगे, फिर इसमें क्या जोड़ेंगे, फिर से आप एक विषम संख्या जोड़ेंगे। तो आपको क्या प्राप्त होगी, कौन सी संख्या प्राप्त होगी, सम प्राप्त होगी या फिर विषम प्राप्त होगी। ठीक है, इस प्रकार का यह क्वेश्चन है। तो मान लीजिए आप जानते हैं कि सम संख्याएं कौन सी होती है। सम संख्याएं होती है आपकी जिनके अंत में या फिर जिनका एकांक 0, 2, 4, 6, 8 हो। ठीक है, इस प्रकार की संख्याएं आपके सम होती है। और इसके विपरीत विषम में 1, 3, 5, 7, 9 जिनका एकांक हो वे विषम होती है। तो हम एक कोई भी संख्या विषम ले लेते हैं। और एक छोटी सी चीज आपको याद रखना चाहिए कि दो सम संख्याओं का योग, यदि सम में आप सम जोड़ेंगे तो हमेशा, कैसे, हमेशा योग इसका सम ही आएगा। और यदि आप दो विषम संख्याओं को जोड़ेंगे तो इसका योग हमेशा सम ही आएगा। बस इतनी बात आपको याद रखना है। अब हम यहाँ कोई संख्या का एग्जाम्पल ले लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। विषम, तो एक विषम ले ली, मान लीजिए मैंने लिया 3। एक सम ले लेते हैं, मान लो मैंने लिया यहाँ पर 2। फिर एक विषम मान लेते हैं हमने 5 लिया।
अब इनको जोड़ना है तो 3 और 2 5 और 5 आपका हो गया 10। तो ये क्या है, यह एक सम संख्या है। तो हमेशा दो सम संख्याओं का योग सम होता है, दो विषम का योग सम होता है। तो यहाँ पर विषम विषम का योग तो हो गया सम और सम सम का योग सम ही होगा। तो ये चीजें आपको यदि पता है तो आप तुरंत ही आंसर दे देंगे। अब हम आंसर पर चलते हैं। एक विषम संख्या होगी, एक सम संख्या होगी, सम या विषम इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर एक सम संख्या आएगी। अब क्वेश्चन नंबर 117, यह भी पैटर्न के बेस्ड क्वेश्चन है। तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, इसे आप लोग सॉल्व कीजिए। पैटर्न पर हम काफी सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। प्रश्न नंबर 118, घन में कितनी सतह होती है? तो बिल्कुल क्लियर, कई बार हम लास्ट पार्ट में कर चुके हैं बात कि घन जैसी कोई आकृति है तो उसके अंदर जो सतह है वह 6 होगी। ठीक है, 6 सतह होती है। इसके बाद प्रश्न नंबर 119 जस्ट इसी पैटर्न का है। लूडो का पासा कौन सी आकृति का उदाहरण है? तो लूडो का जो पासा होता है वह घन के आकार का ही होता है और चारों तरफ से और चौरस एक जैसा ही दिखता है, होता है, बराबर लंबाई और बराबर उसकी चौड़ाई होती है और ऐसी आकृति को हम घन कहते हैं। अब प्रश्न नंबर 120, यह क्वेश्चन आपका आईएमपी प्रश्न है और नेस 2024 के साप्ताहिक शेड्यूल में इसे सम्मिलित किया गया है। मिठाई के डब्बे की आकृति होती है। यहां भी आपसे लूडो के पासे की आकृति पूछी थी, यहां पर मिठाई के डब्बे की आकृति पूछी है। तो यह आकृति घनाभ के आकार की होती है। अब इन दोनों में फर्क क्या है? इन दोनों में यह फर्क है छोटा सा कि आपका जो घन होता है उसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर बराबर होती है। कैसी होती है? बराबर बराबर। यदि समस्त भुजाएं उसकी होगी तो यह आपका कहलाएगा घन। और घनाभ में यह फर्क होता है कि यह इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग होती है। ठीक है, तो इस प्रकार की कोई आकृति आपकी घनाभ होती है। तो यह घन है और यह घनाभ है, बस इतना आपको याद रखना है। तो मिठाई का डब्बा कुछ आकार का होता है और घन के आकार का भी हो सकता है, लेकिन जनरली घनाभ के आकार का होता है। अब प्रश्न नंबर 121, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी वस्तु घनाभ के आकार की नहीं है? इस आकार की नहीं है, आपको यह बताना है। गणित की पुस्तक क्या घनाभ के आकार की नहीं है? ये तो होती है। ईंट कैसी होती है? ईंट भी घनाभ के आकार की होती है। और देखते हैं मिठाई का डब्बा, यह भी घनाभ के आकार का होता है। बाल्टी पानी की, क्या ये घनाभ के आकार की होती है? तो यह घनाभ के आकार की नहीं होती है, इसलिए हम सही ऑप्शन हमारा डी चुनेंगे। और इसके चुनने का कारण है नहीं। ठीक है, घनाभ के आकार का नहीं होना। तो बाल्टी कैसी होती है? आपकी बाल्टी कुछ इस प्रकार की होती है और यह आकृति आपकी बेलन के आकार की होती है। इसको क्या कहेंगे आप? बेलन। ठीक है, यह बेलन के आकार की बाल्टी होती है। तो यहाँ आपका प्रश्न नंबर 121 कंप्लीट हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 122 देखते हैं। प्रश्न नंबर 122, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आप इसे आईएमपी कह सकते हैं, लेकिन इस प्रकार के कई क्वेश्चन मैं पहले आपको करवा चुका हूं, लेकिन इसमें थोड़ी सी विशेषता और मुझे एक्स्ट्रा दिखाई दे रही है, इसलिए मैंने इसे आईएमपी में रख लिया है। 1 सेंटीमीटर 1 मीटर का कौन सा भाग है? तो आपको पता होना चाहिए कि 1 मीटर कितना होता है। 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो यहां पर बताना है कि 1 सेंटीमीटर 1 मीटर का कौन सा भाग होता है। तो भाग की बात यदि करें तो हम बात कर रहे हैं भिन्न की। ठीक है, भिन्न जिसे आप फ्रैक्शन भी कहते हैं। तो यहां पर हो जाएगा 1/100 भाग। कितना भाग? 1/100 भाग। 1 सेंटीमीटर 1 मीटर का 1/100 भाग होता है। ठीक है, तो इसे आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। प्रश्न नंबर 123, आपके कंपास बॉक्स में रखी हुई स्केल पट्टी की लंबाई होती है।
आपको यहाँ पर हर प्रकार का स्केल अलग अलग लंबाई के आपके पास होते हैं, कुछ 30 सेंटीमीटर के होते हैं, कुछ 10 के भी होते हैं, कुछ 15 के भी होते हैं। तो आपके कंपास बॉक्स में देखकर आप आंसर इसका दे सकते हैं। अब प्रश्न नंबर 124, 1 सेंटीमीटर के 10वें भाग को कहते हैं। अब यहाँ पर 1 सेंटीमीटर का 10वां भाग, तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 124, यह भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और जस्ट लाइक 122 के जैसा है। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर के 10वें भाग को, 1 सेंटीमीटर का 10वां भाग मतलब हम कर सकते हैं 1/10 सेंटीमीटर। ये 10 यहां पर आ गया तो आप इसे लिख सकते हैं 1 मिलीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर का 10वें भाग को कहते हैं। आप यहां पर इसे क्या कहेंगे, आपको ऑप्शन में दिखाई दे रहा होगा 1 मिलीमीटर। यहां पर मैं mm लिख रहा हूं और इसका अर्थ है मिलीमीटर हिंदी में। अब प्रश्न नंबर 125, 125वां जो क्वेश्चन है, 3 मीटर 45 सेंटीमीटर का मान सेंटीमीटर में होगा। तो यहां पर इस प्रकार के क्वेश्चन भी हम कई सारे कर चुके हैं, लेकिन फिर भी यहां पर हम आपकी जानकारी के लिए इसे करवा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 125, इसमें आप पेन चेंज कर लिया जाए। 3 मीटर, ठीक है, 3 मीटर और 45 सेंटीमीटर ये लिखा हुआ है का मान सेंटीमीटर में होगा। आपको इन सारे का मान सेंटीमीटर में बताना है। कुल मिलाकर आपको मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो 1 मीटर बराबर क्या होता है, 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। ठीक, तो यदि आपको याद रखना है कि जब आप मीटर को सेंटीमीटर में बदलें, कैसा बदलें, सेंटीमीटर में बदलें, तब आपको गुणा करना है, गुणा करना है 100 का। किसका गुणा करना है, 100 का। और जब आप सेंटीमीटर वाली इकाई को, सेंटीमीटर छोटी इकाई होती है मीटर से, जब इसे आप मीटर में चेंज करें तब आपको भाग देना होगा 100 का इसके अंदर, तो आप मीटर में इसे चेंज कर पाएंगे। ठीक है, ये 2 बातें हो गई। अब हम चलते हैं प्रश्न पर अगेन, ये हमारा प्रश्न था। अब इस प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। 3 मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 3 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, तो 3 मीटर में हो जाएंगे 300 सेंटीमीटर। 1 मीटर में यदि 100 सेंटीमीटर है तो 3 मीटर में कितने होंगे, 300 सेंटीमीटर। और साथ में क्या दिया गया है, 45 सेंटीमीटर एडिशनल। तो 45 सेंटीमीटर इसके प्लस में, कुल मिलाकर 3 मीटर को हम लिखेंगे 300 सेंटीमीटर प्लस, ये वाला प्लस समझ लीजिए इसे, और 45 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 345, 345 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से यह क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। अब आप देखिए कहां पर लिखा है 345 सेंटीमीटर, आपका बी ऑप्शन यहां पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 126 है आपका। यहां पर माचिस की एक डिब्बी में 50 तीलियां है। माचिस की एक डिब्बी है जिसके अंदर 50 तीलियां हैं। इस क्वेश्चन को हम यहां पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, मोनू 12 माचिस की डिब्बियां खरीदता है। 12 माचिस की डिब्बियों से अर्थ है कि 12 माचिस खरीदता है। तो बताइए मोनू ने कुल कितनी माचिस की तीलियां खरीदी। अब एक जो माचिस है, क्वेश्चन नंबर 126, एक माचिस में कितनी तीलियां है, ये एक एक नियम पर आधारित है। एक माचिस में कुल 50 तीलियां है। ठीक है, ये तीलियां हो गई 50। एक माचिस में 50 तीलियां है, तो 12 माचिस के डिब्बी मोनू ने खरीदी। तो 12 माचिस में
कितनी तीलियां होगी? आप 12 गुणित 50 कर दीजिए तो आपके पास संख्या आ जाएगी 12 पंजे 60, ये हो गई 600 तीलियां। तो 600 तीलियां इसका आंसर हो जाएगा और यह ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। अब प्रश्न नंबर 127, यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है 127 नंबर का। इसे समझिए। 30 सेंटीमीटर लंबे एक पतले तार से आयत बनाया गया। इस प्रकार का कोई आयत बनाया गया, ठीक है। कैसे तार से बनाया गया? पतले तार से, और तार की लंबाई थी 30 सेंटीमीटर। मतलब इस प्रकार का कोई वायर था 30 सेंटीमीटर का, इसको इस प्रकार से कन्वर्ट कर लिया गया है। यहां से मोड़ दिया, यहां से मोड़ दिया, यहां से मोड़ दिया, इस प्रकार मोड़कर यह आकृति बना ली। यदि आयत की चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर है, तो उसकी लंबाई कितनी होगी? तो यदि हम जानते हैं कि आयत की आमने सामने की भुजाएं हमेशा बराबर होती है, तो यह 4 है तो यह भी 4 होगी। अब ये और ये दोनों भुजाएं भी आपस में बराबर है, तो 30 में से 4 4 तो ये चली गई, तो 30 माइनस 4 और 4 8, तो कितनी बची? 22। तो इसका और इसका, इन दोनों का योग, ठीक है, इन दोनों का योग क्या आएगा? 22 आएगा। और ये दोनों आपस में बराबर भी है, तो एक भुजा कितने की आएगी? तो एक भुजा आ जाएगी आपकी 22/2 से। काय से आ जाएगी? 22/2 मतलब 11। तो ये 11 है और ये 11 है। बात आपको समझ में आ गई होगी। ये तार्किक क्वेश्चन है और तार्किक तरीके से इन्हें सोचकर सॉल्व करना पड़ता है। ये तार था, इस तार को मोड़कर यह बनाया, इसकी चौड़ाई 4 है, तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, तो दोनों हो गई 4 4, और आमने सामने की भुजाएं भी बराबर है, तो ये दोनों के लिए कितना सेंटीमीटर बचा? तो इतना बचा, 22 बचा था इन दोनों के लिए। तो 22 में हमने फिर 2 का भाग लगा दिया, क्योंकि दोनों भुजाएं आपस में बराबर है, ये वाली और ये वाली, तो 2 का भाग लगाने से आ गया 11। तो फाइनली आपका जो आंसर है वह 11 सेंटीमीटर आ जाएगा। और यह क्वेश्चन भी बहुत ही बढ़िया, और इसे आप आईएमपी कह सकते हैं। अब प्रश्न नंबर 128। प्रश्न नंबर 128 में एक वर्गाकार शतरंज बोर्ड का क्षेत्रफल 400 वर्ग सेंटीमीटर है, ठीक है। क्या दिया है? एक वर्गाकार शतरंज बोर्ड का क्षेत्रफल 400 वर्ग सेंटीमीटर है। हम इसे यहीं पर सॉल्व कर देते हैं। इस प्रकार से यह वर्ग के आकार की आकृति है, ठीक है। यह वर्गाकार है, क्षेत्रफल इसका 400, इसका जो एरिया है, मैं इसे एरिया लिखता हूं क्षेत्रफल को, ये 400 वर्ग सेंटीमीटर है। इस बोर्ड का परिमाप क्या होगा? यदि इसका क्षेत्रफल 400 है तो इसका परिमाप आपको ज्ञात करना। यदि इसकी लंबाई चौड़ाई आपको पता चल जाए तो उन चारों को जोड़ के आप जो है परिमाप निकाल सकते हैं। तो हमें तो दिया क्षेत्रफल, तो इसका मैं आंसर यहां पर लिखता हूं। यहां पर इसका आंसर हम लिखते हैं। इसका क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, सूत्र क्या होता है? तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है यह दिया है 400, और इसका क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा की घात 2, ठीक है। भुजा की घात 2 बराबर 400। भुजा कौन सी? ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, तो 400 मतलब a की घात 2 बराबर 400। यदि स्क्वायर इधर जाता है तो यहां पर अंडर रूट बन जाता है, करनी बन जाता है, तो ये करनी 400 हो जाएगा। तो a बराबर 400 की करनी हो जाती है 20, तो ये हो गई 20 सेंटीमीटर। मतलब आपकी a का मान, a जो भुजा है इसका मान 20, इसका मान भी 20, इसका मान भी 20 और इसका मान भी 20। तो इसका परिमाप क्या होगा? तो हमें ज्ञात करना है परिमाप। तो परिमाप क्या होगा? परिमाप हो जाएगा 20 धन 20 धन 20 धन 20 बराबर 80 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखिए 80 सेंटीमीटर 128 का उत्तर यहां पर दिया गया है। 100, 110, 80 या फिर 40, तो यहां पर सी आंसर इसका राइट आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से यह 128 नंबर का क्वेश्चन आपका सॉल्व होता है। अब हम
आपका क्वेश्चन नंबर 129 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 129, 130, 131 और आपका 132, इनको या इस टाइप के पैटर्न के हम काफी सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। एक नया क्वेश्चन जो मुझे दिखाई दे रहा है वह है क्वेश्चन नंबर 130। संख्या 10,184 का बीज अंक होगा। बीजांक क्या होगा आपको यहां पर बताना है, 4, 5, 8 या फिर 9। तो यहां पर हम इसे जोड़ते हैं। इन सारे अंकों का योग आपको करना है। किन किन का करना है? 130 का आप इस प्रकार से समझ सकते हैं, 10184 का बीजांक। ठीक है, यह शब्द नया है इसलिए मैं इस पर आपको जोड़ दे रहा हूं। तो 1 + 0 + 1 + 8 + 4, इनको आप इस प्रकार से जोड़ेंगे, कितना होगा? 0 और 1 1, 2 और 8 10 और 4 14। अब 14 को अगेन जोड़ेंगे, 14 को अगेन मतलब 1 + 4 मतलब ये हो गया आपका 5। तो इसका जो बीजांक है वह हो जाएगा 5। तो फाइनली आपका आंसर यहां पर बी आ जाएगा। तो यहां पर आप इसको भी थोड़ा सा आईएमपी मान के देख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 133, 133, यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, मोस्ट आईएमपी प्रश्न है और इसे नेस 2024 के लिए शेड्यूल में शामिल किया गया है। एक मेज की ऊपरी सतह का क्षेत्रफल 600 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि मेज की लंबाई 30 सेंटीमीटर है तो उसकी चौड़ाई कितनी होगी, यह आपको बताना है। आंसर नंबर 133। ठीक है, मेज की ऊपरी सतह का क्षेत्रफल क्या दिया है? क्षेत्रफल दिया है आपको 600 वर्ग सेंटीमीटर। आप जानते हैं कि मेज होती है आयताकार। कैसी होती है मेज? आयताकार होती है। तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है उसका फार्मूला लगा देते हैं हम यहां पर। आयत का क्षेत्रफल बराबर दिया है 600 वर्ग सेंटीमीटर। अब मैंने यहां पर इसको आयत कह दिया है। किसको? मेज को। जो मेज होती है वो आयत के आकार की होती है। मेज का कोई पर्टिकुलर फार्मूला नहीं होता है गणित में कि मेज का क्षेत्रफल, मेज किस आकार की है उस आकृति के आकार का क्षेत्रफल आपका यहाँ पर लगेगा। तो आयत का क्षेत्रफल 600 दिया है और क्या दिया है? इसकी लंबाई दी है। कितनी दी है? 30 सेंटीमीटर। आधा हिंदी में आधा अंग्रेजी में, ताकि आपको दोनों चीजें समझ में आ जाए। अब आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? यह सूत्र होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक है, याद रखना, लंबाई गुणित चौड़ाई। यह दिया है 600, लंबाई कितनी दी है? 30। तो लंबाई की जगह यहां पर रख दो आप 30 गुणित चौड़ाई बराबर 600। आपको क्या ज्ञात करना है? चौड़ाई ज्ञात करना है। तो चौड़ाई बराबर 600 बटे 30। इससे ये कट गया, 3 दूना 6 और 0। फाइनली ये आता है आपके पास 20 सेंटीमीटर। तो इसकी जो चौड़ाई होगी वह 20 सेंटीमीटर होगी। ऑप्शन बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। अब आपका क्वेश्चन नंबर 134, ये भी पिछले क्वेश्चनों के जैसा ही है। आपको इस प्रकार के क्वेश्चन भी मैं पिछले पार्ट में करवा चुका हूं। अब क्वेश्चन नंबर 135, यह ठीक ठाक क्वेश्चन है और आईएमपी प्रश्न है। ठीक है, निम्न में से किस युग्म का साझा गुणनखंड 5 है? आपको यहां पर यह बताना है कि कौन से युग्म का साझा गुणनखंड। इस क्वेश्चन को भी मैं बहुत ही डीपली पिछले पार्ट में करवा चुका हूं, फिर भी यहां पर हम इसे रिपीट कर देते हैं। तो आंसर नंबर 135 देखते हैं। किस युग्म का 10 और 25? आपको यहां पर ए ऑप्शन दिया गया है। हम ऑप्शन टू ऑप्शन चलेंगे। ए ऑप्शन 10 और 25। तो 10 को आप क्या लिख सकते हैं? 2 गुणित 5 लिख सकते हैं। और 25 को क्या लिख सकते हैं? 25 को लिख सकते हैं 5 गुणित 5। ठीक है,
तो साझा गुणनखंड 5 है, मतलब दोनों में कॉमन गुणनखंड 5 है। यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर भी 5 है, तो आपका आंसर ए ही सही हो जाएगा। अब बी को टैली करके और दिखा देते हैं। जैसे 8 है और 15 है, 8 को क्या लिख सकते हैं आप, 2 दूना 4 दूना 8, ठीक है। इन सब का यदि गुणा करते जाएंगे तो 8 आएगा। और 15 को 3 गुणित 5, 3 पंजे 15। क्या इनमें दोनों में 5 कॉमन आ रहा है? तो यहाँ 2 है, यहाँ 3 और 5 है, यहाँ पर नहीं है, इसलिए यह आपके गलत आंसर आएंगे। तो यहाँ पर सही आपका यह वाला 5 के कारण हो जाएगा। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 135 यहाँ पर कंप्लीट होता है। और उसके दो ऑप्शन और है, इन दोनों में भी कोई कॉमन आपको नहीं दिखाई देगा गुणनखंड के बीच में। अब क्वेश्चन नंबर 136, प्रश्न नंबर आपका 136 है। यह भी एक एक नियम के आधार पर बना हुआ क्वेश्चन है। पिकनिक पर गए सभी बच्चों को 8-8 फल दिए गए। 8-8 फल से क्या मीनिंग है? सभी बच्चों को 8-8, मतलब हर बच्चे को। तो यहां हम कह सकते हैं इसकी भाषा बदल के कि प्रत्येक बच्चे को क्या मिले, 8 फल मिले हैं। समझ गए? प्रत्येक बच्चे को 8-8 फल से मतलब है कि प्रत्येक बच्चे को जो है 8 फल मिले हैं। यदि बच्चों की कुल संख्या 25 है, अब यहाँ पर बच्चों की संख्या मान लीजिए आपकी क्लास है और उसमें संख्या आपकी 25 है और सभी को 8-8 फल दिए गए, तो बताइए कुल मिलाकर कितने फल बटे। तो यहाँ पर फलों की जो संख्या है वह हमें निकालना है। तो फलों की संख्या कैसे निकालेंगे? 8 गुणित 25, 25 8 होता है 200। तो यहाँ पर कुल फल जो बांटे गए उनकी संख्या होगी 200। इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 137। अब आपका क्वेश्चन जो 137 वाला है वह यह है, एक कमीज के सामने 6 बटन है। जो आपके शर्ट है, कुछ इस प्रकार के आपकी शर्ट हो सकती है, उसका छोटा सा मैंने यहाँ पर नमूना चित्र बनाया है कि जो शर्ट है, कमीज है, उसके सामने 6 बटन है। तो मान लीजिए सामने फ्रंट है तो इसमें 1 2 3 4 5 और 6 बटन इस प्रकार से लगे हुए हैं। कॉलर में 2 बटन है, तो ये जो मान लो कॉलर है इसमें 1 बटन इधर और 1 बटन इधर है। दोनों आस्तीन में 1-1 बटन लगाए गए, तो यहाँ पर मान लीजिए 1-1 बटन लगाए गए। ऐसी 8 कमीज, ऐसी कितनी 8 कमीज बनाने के लिए कितने बटनों की आवश्यकता होगी? तो पहले एक कमीज में बटन की संख्या कितनी है? तो यहाँ तो 6 और 2 8 और 9 और 1 10। तो यहाँ पर 10 बटन एक शर्ट में, तो 8 शर्ट है 8 कमीज है, तो कुल बटन कितने हो जाएंगे? 80 हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 138। 138 में जो क्वेश्चन दिया गया है, इस प्रकार के हम क्वेश्चन काफी सारे कर चुके हैं, तो इसे हम यहाँ पर स्किप करते हैं। अब प्रश्न नंबर 139, यहाँ पर सत्य कथन नहीं है, यह भी छोड़िए। अब प्रश्न नंबर 140, यह बिल्कुल महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको ध्यान से हम मोस्ट आईएमपी मानकर करते हैं, क्योंकि भिन्न के क्वेश्चन आपसे पूछे ही पूछे जाते हैं। तो 140वां जो क्वेश्चन है, आपकी कक्षा में 24 बच्चे पढ़ते हैं। कितने बच्चे पढ़ते हैं? 24। आपकी जो क्लास है उसके अंदर 24 स्टूडेंट्स हैं, 24 बच्चे हैं, ठीक है। उनमें से 2/3 भाग लड़कियां हैं। जो लड़कियां हैं उनका कितना भाग है? लड़कियां जो है वह 2/3 भाग है कक्षा का। तो लड़कों की संख्या कितनी होगी? आपको यदि लड़कियों की संख्या अंकों में मिल जाए, संख्या के रूप में मिल जाए, तो आप 24 में से घटा के लड़कों की संख्या निकाल सकते हैं। तो लड़कियों की संख्या का भाग दिया है 2/5, तो हम लड़कियों की संख्या निकालते हैं। इस प्रकार से आएंगी, लड़कियों की संख्या बराबर 24
का 2/3, 24 का 2/3। तो 24 का 2/3 का मतलब होता है गुणा और 2/3 भाग। ठीक है, इस प्रकार से आप इसे सॉल्व करेंगे तो 3 से 8 बार और 8 दूना 16, 8 गुणे 2 मतलब हो गया यहाँ पर 16। तो लड़कियों की जो संख्या है वह कितनी आ जाएगी? 16 आ जाएगी। अब बहुत सिंपल हो जाएगा काम यहाँ से। कुल आपकी कक्षा में बच्चे कितने हैं? 24। उनमें से लड़कियां कितनी है? 16। तो बचे कितने लड़के? 8 बचे। तो आप 24 में से 8 घटाकर लड़कों की संख्या निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ लिख भी सकते हैं कि लड़कों की संख्या बराबर 24 ऋण 16 बराबर 8। तो ये ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 141, 141। क्वेश्चन नंबर 141 आपका है, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़ते हैं, समझते हैं। मंजू के पास 12 चॉकलेट थे। उसने 1/4 भाग रोजी को, 1/3 भाग विजय को, 6वां भाग शीला को दिया। तो बताइए मंजू के पास कितनी चॉकलेट शेष बची? तो इस प्रकार का क्वेश्चन लास्ट वाला भी था, उसमें भी इसी प्रकार से भाग करने थे। अब इसमें भी भाग दिए हैं तो संख्या निकालनी है। इसका आंसर देखते हैं। मंजू के पास कितनी चॉकलेट है? मंजू के पास कुल मिलाकर 12 है। उसने 1/4 भाग रोजी को कितना दिया? 1/4 मतलब 12 का 1/4, 4 तिया 12। ठीक है, इसे इससे काटेंगे तो 3 बार, तो ये हो गई 3। रोजी के पास कितनी हो गई? 3 चॉकलेट हो गई। अब 1/3 भाग विजय को दिया, तो विजय के पास, विजय का भाग निकाल लेते हैं। विजय 12 का 1/3, 1/3 मतलब 1/3, 3 से इसे कैंसिल किया 4 बार, कुल मिलाकर विजय के पास आ गई 4 चॉकलेट। यहां पहुंच गए। 6वां भाग शीला को दिया। शीला को कितना दिया? यहां पर लिख देते हैं हम। शीला को जो भाग गया 12 का कौन सा भाग? 6वां भाग, 1/6 भाग, तो 6 दूना 12, कुल मिलाकर शीला के पास 2 चॉकलेट दिया। तो बताइए मंजू के पास कितनी चॉकलेट शेष बची? तो यहां पर इनका टोटल लगाओ आप, क्या हुआ कुल टोटल? यहां पर 3, यहां पर 4, यहां पर 2, तो 3 धन 4 धन 2, रोजी की 3, विजय की 4 और शीला की 2, तो 4 और 3 7 और 2 9, 9 चॉकलेट तो उसने कर दी वितरित। अब शेष क्या बची? शेष निकालने के लिए क्या करेंगे हम? शेष निकालने के लिए 12 - 9 बराबर 3, 3 मंजू के पास चॉकलेट शेष बच गई। ऑप्शन सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 142। क्वेश्चन नंबर 142, इस प्रकार के क्वेश्चन भी हम काफ़ी सारे कर चुके हैं। ये बीजांक वाला भी देख चुके हैं, ये आपका भाग वाला भी देख चुके हैं, 145 भी देख चुके हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन भी, टेली वाले भी 7-8 क्वेश्चन देख चुके हैं। संख्या 5 के लिए टेली चिन्ह आपका 5 के लिए यह होता है। ठीक है, 147 में इनके आंसर भी आपको दिखा देता हूं, यहां पर आंसर दिखा देता हूं ताकि आप थोड़ी माथा बच्ची तो कर सकें। 142 जो क्वेश्चन है इसमें इसका आंसर 39 दिया गया है। 143 का क्वेश्चन का आंसर आपको 0 आ जाएगा, और 144 जो क्वेश्चन है उसमें 176 5 आ जाएगा, और 145 जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपका बी वाला 6 आ जाएगा, और 146 का आंसर मैंने डी बता ही दिया है आपको। तो 1 2 3 4 और ये 5 टेली चिन्ह के संबंध में काफी सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं और भी आगे देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 147, यहाँ पर यह एक आईएमपी प्रश्न है, इसे देखते हैं। टेली चिन्ह यहाँ पर ये क्या है? 5 5, और ये क्या है? 2।
द्वारा प्रदर्शित संख्या है? 5 5 10 और 2 12। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इस प्रकार से आज के पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 147 पर एंड करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 148 से स्टार्ट करेंगे और यहाँ से आपके क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण स्टार्ट होते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट आप जरूर देखिए। आई होप कि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका बेहतर लगा होगा, और यदि आप चैनल के साथ नए हैं और ओलंपियाड के एग्जाम और नेस के एग्जाम में आपको कहीं से भी मैं मदद कर पा रहा हूं, तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिए, और यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और ओलंपियाड की पूरी क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो वहां से आप सीखिए, एंजॉय कीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू वेरी मच।